Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve section B for ICSE Class 10 Chemistry paper for the year 2023-24. Today I am going to solve last 3 questions of section B. It means today is the concluding video of this chemistry paper. In question number 6, name the following. The ore of zinc containing its sulfide. कौन है जिसमें जिंक के साथ उसका सल्फाइड होता है यानी कि ZnS होता है, इसका नाम क्या है? जिंक ब्लेंड. तो जिंक ब्लेंड आप नाम दे देंगे. अगर आपने इसका केमिकल नेम भी देना है तो भी ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फाइड. इसका केमिकल नेम है जिंक सल्फाइड, भी आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप ZnS लिख सकते हैं. बी पार्ट में आपके पास है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओर ऑफ एल्यूमिनियम. किसके ऊपर ये पूरा चैप्टर ही है, बार बार किसका ही नाम आ रहा है एल्यूमिनियम में? बॉक्साइड, तभी तो वो कॉमनली यूज्ड है. तो बॉक्साइड का हम केमिकल नेम में कैसे लिखते हैं? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप पूरा लिख दीजिए, Al2O3 पता ही है आपको, और साथ में Al2O3.H2O. H2O के भी कितने लेते हैं यहाँ पर हम? 2H2O. नेक्स्ट पार्ट, स्टेट वन ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. फिर से ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री के पेपर में होते ही हैं. सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट. तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस में हमने इसको डाला है, ऐड किया है. तो क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ से Pb और यहाँ से Cl, तो यानी कि PbCl2 इसकी प्रेसिपिटेट बन जाएगी, और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा. इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए. यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है बैलेंसिंग के लिए PbCl2 है, तो यहाँ पे भी आपके पास आएगा क्योंकि वहां पे भी हमने लगाया है. तो ये बन जाएगा आपके पास. और ऑब्जर्वेशन में सिर्फ रिएक्शन लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप पूरा ध्यान से नहीं लिखेंगे कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, क्या चीज हो रही है. तो यहाँ पर इसका कलर लिखेंगे जिसकी प्रेसिपिटेट बन रही है. क्या है ये? व्हाइट प्रेसिपिटेट है लेड क्लोराइड की. दिस इज फॉर्म. ये आपको कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में लिखना ही पड़ेगा. बी पार्ट में दिया गया है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 ZnSO4 जिंक सल्फेट में डाला गया तो क्या हो जाएगा? फिर दोबारा से BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट बन जाएगी, और बेरियम और सल्फेट गया तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि जिंक क्लोराइड बन गया. तो जिंक क्लोराइड साथ में बन जाएगा, बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट बन जाएगी, और यहाँ पर भी बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर की है. तो आपको ऑब्जर्वेशन में पूरा लिखना है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, और ये भी आपको दिखाई दे रही है कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. थर्ड पार्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. हमने स्टार्टिंग में भी सेक्शन ए में डिस्कस किया था, और यहाँ पर सिमिलर उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कॉपर की इलेक्ट्रोड्स यूज की हैं. ए पार्ट, विच इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. कौन सी होती है और क्यों होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन है. तो यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रोड कॉपर की बनी हुई है. तो पहली बात तो हमें ज्यादा कुछ देना ही नहीं है, एक्सप्लेन करना ही नहीं है. और ऑक्सीडाइजिंग कौन सी होती है? हमेशा एनोड. तो एनोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. ये आपने पूरा लिखना है. क्यों होती है? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टेकिंग प्लेस, एज जो कॉपर की एनोड होती है टेकिंग इटसेल्फ आयोनाइज होती है, और कॉपर 2+ आयंस दे देती है, इसीलिए. सेकेंड पार्ट में इसमें पूछा गया राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. तो उसके लिए आपको पता ही है नॉट पे क्या होगा? कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास कॉपर बन जाएगा, और कॉपर का कैटायन बन जाएगा. तो न्यूट्रल से कॉपर का कैटायन बन जाएगा. ये नॉट की रिएक्शन है. नेक्स्ट पार्ट में आपको x और y दो एलिमेंट्स दिए गए हैं. फोर्थ पार्ट में x का एटॉमिक नंबर 2, 8 और 7 है, y का एटॉमिक नंबर 2, 8 और 2 है. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग. ए पार्ट में पूछा गया है डैश इज द मेटेलिक एलिमेंट. मेटल कौन होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2 या 3. तो इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है? ये K, L और M शेल है, तो 2 वाला, यानी कौन हो गया? Y हो गया. तो Y इज द मेटेलिक एलिमेंट. इन दोनों में से Y के लिए हम आंसर लिख देंगे. बी पार्ट में मेटल एटम्स टेंड टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वहां तक मेटल्स होते हैं. तो मैक्सिमम कितने हो गए आपके पास? 3 हो गए. ये बी पार्ट का आंसर हो गया. सी पार्ट में डैश इज द रिड्यूसिंग एजेंट. आप सबको पता ही है मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो मेटल कौन है? अभी हमने बताया कि मेटल वाई ही है. अब स्टूडेंट सोचेंगे वाई दो में आंसर आ रहा है, चलो एक में एक्स लिख देते हैं, तो और ये आंसर गलत हो जाएगा. वाई ही लिखना है आपने. Question number 7, part 1. The empirical formula of an organic compound is
C3H4n. Its molecular weight is 108. Find the amount of carbon in 1 mole of the compound and show all the steps involved. Atomic weight आपको दिए गए हैं जो कि आपको पता भी होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ही कैलकुलेट कर लेते हैं. कितना आ जाएगा? 3 इंटू कार्बन का 12 हो गया, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 हो गया, और नाइट्रोजन का आपको पता है 14 हो गया, और इंटू 1 ही है. तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 12 3 36 प्लस 4 प्लस 14, जिसका सम आ जाएगा 36 प्लस 18 यानी कि 54. तो 54 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आ जाएगा 54 ग्राम, या AMU भी आप ले सकते हैं. अब इसमें हमारे पास दिया गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, वो तो बाद में निकलेगा. मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 108 है, तो पहले हमें n तो निकालना पड़ेगा कि आखिर इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को किस n से मल्टीप्लाई करेंगे कि मॉलिक्यूलर आएगा. तो n का आंसर क्या होता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट आता है डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट आपको क्वेश्चन में 108 दिया गया और ये 54 हो जाएगा, यानी कि n का आंसर आपके पास 2 आ गया. n आते ही हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा? जितना हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है बस उसमें से n ही तो कॉमन लेते हैं तो एम्पेरिकल बनता है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर बन जाएगा. तो मॉलिक्यूलर का मतलब C3 है, 2 कितना 6 हो गया, H8 हो गया, N2 हो गया, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया. अब पूछा गया कितना है उसके अंदर, तो मोलर मास अब इसके पास कितना आ जाएगा? तो मोल अभी हमने देखा ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि मोलर मास हमारे पास टोटल 108 ग्राम है. वो हमारा 108 ग्राम जो होता है वो 1 मोल हमारे पास होता है, वो 1 मोल की वैल्यू होती है ना जितना पूरा मॉलिक्यूलर मास होता है. अब मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट, ये हमारा पार्ट पूछा गया, कितना इसके अंदर कार्बन है. तो कार्बन की वैल्यू आप यहाँ से चेक कर लें कितनी हो रही है इसके अंदर, या तो इस वाले फॉर्मूले में हम डाल सकते हैं कार्बन कितना है, C6 है, तो 6 इंटू कार्बन कितना होता है 12, 6 इंटू 12 मतलब 12 6 72, तो 72 ग्राम जो है वो उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है. अगर हम टोटल मोलर मास 108 ग्राम ले रहे हैं तो ये आपका आंसर है 72 ग्राम्स ऑफ कार्बन. In second part, Mahesh prepared a basic solution X that has a pH 7. pH value 7 किसकी होती है? जो चीज न्यूट्रल होती है. How will the pH of the solution X change on addition to the following? फर्स्ट पार्ट में हम उस pH वाले यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम HCl डाल रहे हैं. तो HCl का मतलब क्या हो गया कि हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है. सेकेंड पार्ट का A का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा आपके पास. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड करने से pH वैल्यू क्या हो जाएगी? इस तरफ आ जाते हैं, आपको पता है pH सेंटर में होता है, इस तरफ आएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, उस तरफ जाएंगे तो बेसिक हो जाएगा. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, हम क्या लिखेंगे, pH वैल्यू गेट रिड्यूस या डिक्रीज, इस तरफ आएगी, 7 से नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास. सेकंड पार्ट में उसने पूछा अगर हमने उसी में सोल्यूशन ऑफ ए बेस डाल दिया यानी वो अल्कली बन गई तो क्या हो जाएगा, इस तरफ 14 तक कहीं भी जा सकती है वो वैल्यू. इट मींस पीएच वैल्यू विल इंक्रीज. ये आपका इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए. बी पार्ट में दिया गया एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 15, टू विच ग्रुप विल दिस एलिमेंट बिलोंग टू. अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो KLM3 करके आप लिख लोगे 15, 2, 8 और 5, यानी कि लास्ट में आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला मेटल तो हो नहीं सकता, यानी कि ये नॉन मेटल है. अब कौन सा ग्रुप है इसका, ग्रुप कौन सा आ जाता है, 15th ग्रुप आता है. और आप साथ में नाइट्रोजन फैमिली भी लिख सकते हो क्योंकि वो उसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन फैमिली भी आप मेंशन कर सकते हैं साथ में. In third part, 8.2 gram of calcium nitrate is decomposed by heating according to the equation. Equation is already given and it is in the balanced form. Given equation is 2 calcium nitrate. And decomposition it gives 2 calcium oxide, 4 NO2 and then O2. कैलकुलेट द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट में आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एट एसटीपी कितनी होगी. अब वॉल्यूम के लिए पहले हमें पता तो करना पड़ेगा कितने मोल हैं, क्योंकि हम सबको पता है 1 मोल अगर है तो 22.4 लीटर हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है. एसटीपी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा. तो मोल के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए. और हम बात किसकी कर रहे हैं अभी फर्स्ट पार्ट के लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, यानी यहाँ पर कितने हो गए इसके 4 मोल हो गए. तो इट मीन्स 2 मोल पे उसके 4 मोल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो इट मीन्स 1 मोल पे कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, 4/2 यानी कि 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें कि इसके कितने मोल हैं, इसके मोल निकालने के लिए हमें इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 1 मोल ऑफ
कैल्शियम नाइट्रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका आंसर हम करेंगे तो कैल्शियम का कितना आ जाता है हमारे पास 40 आ गया, प्लस नाइट्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, ऑक्सीजन का 3 है और 2 बाहर है तो 3 इंटू 2 यानी 6 से करेंगे तो 96 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 164 ग्राम आ जाएगा 1 मोल के लिए। तो अगर 164 ग्राम है तो ये कितना बना रहा है हमारा 1 मोल बना रहा है। हमारे को क्वेश्चन में कितना दिया गया, और अगर 1 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा 1/164 मोल हो जाएगा। क्वेश्चन के दिए ग्राम से हमको दिया गया है 8.2 ग्राम, तो 8.2 डिवाइडेड बाय 164 इट मींस ये कितना हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगी, इसको इससे कट करोगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि 20, यानी कि 1/20 मोल हमारे पास टोटल जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पर है। अब असली में क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या था कि 1 मोल में वो डबल है, तो अगर मैं यहाँ पर 1/20 मोल में कैलकुलेट करूंगी तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/20, इट मींस 1/10 हमारे पास आ जाएगा 1/10 मोल। अब जब 1/10 मोल आ गया, वो आया किसका है 1/10 मोल हमारा NO2 का आया है। अब NO2 के लिए हम वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ NO2 कितनी होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर, और हमारे हिसाब से यहाँ पर मोल कितना आया है 1/10 मोल ऑफ NO2, इट मीन्स 22/4 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल एक और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 2.24 लीटर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो कि वॉल्यूम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की STP पे। सेकेंड पार्ट के लिए हमें दिया गया है मास ऑफ CaO फॉर्म, कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है 2 पे, इसका यहाँ पर 2 ही फॉर्म हो रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि 2 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, 2 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट में हमारे पास कितना बन रहा है 2 ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड के बन रहे हैं, CaO के बन रहे हैं। तो अगर इस पे इतने बन रहे हैं, अब कैल्शियम ऑक्साइड के लिए यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम यहाँ पर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 56 ग्राम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पर, तो इट मीन्स 1 मोल में इतनी होनी चाहिए। अगर 1 मोल में इतनी है तो हमने कितने के लिए निकालनी है, हम यहाँ पर लिखेंगे इसके 2 मोल पे वो 1 मोल बन रहा है, यानी कि इसके 1 मोल पे वो भी 1 मोल ही बन रहा है, तो 1 मोल पे अब कैल्शियम ऑक्साइड है कितना, 1 मोल पे कैल्शियम ऑक्साइड की हमने वैल्यू कितनी निकाली, अभी ऊपर हमने कितनी कैलकुलेट की है 56 ग्राम, तो 1 मोल पे कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम है। अब असली में अगर मैं 1 ग्राम पे लेती हूँ तो कितना हो जाएगा, इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56/164 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारा असली स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम कि इसका 164 ग्राम है और उसका 56 ग्राम बन रहा है उतने पे, क्योंकि 1 मोल ले रहे हैं ना हम, अगर मैं इसको पूरा लिखूंगी तो आपको यहाँ पे समझ तो आ जाएगा पर दिखेगा नहीं। 1 मोल आपके पास यहाँ पर कितना है 164 ग्राम, हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया था 164 ग्राम 1 मोल होता है, तो 164 ग्राम में प्रोड्यूस कितना हो रहा है 56 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस 1 ग्राम पे कितना हो जाएगा 56/164 ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा, और अमाउंट कितना दिया गया है 8.2 ग्राम पे कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8.2 से, तो इसको आप कट करेंगे तो आपके पास 8.2 को इससे कट करिए, यहाँ 10 आ गया, ये डेसिमल हट जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो आपके पास नीचे 2 आ जाएगा, तो 56 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.8 ग्राम। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज 2.8 ग्राम, क्योंकि हमें 8.2 ग्राम तो टोटल कैल्शियम नाइट्रेट दिया है, तो 2.8 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का 2.24 लीटर आया STP पे, और सेकंड पार्ट का 2.8 ग्राम हमारे पास आंसर आएगा। इन क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 स्टेट गिविंग रीजंस इफ, यहाँ पर एग्जामिनर ने बहुत आराम से इफ लिख दिया है, zinc and aluminum can be distinguished by heating the metal powder with concentrated sodium hydroxide solution। तो क्या पॉसिबल है जिंक और एल्यूमिनियम को डिस्टिंग्विश करना, आगे उसने इफ लगा दिया कि बच्चा सोचता रहे कि कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है जिससे मैं इन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेके NaOH को लेके, तो इसका आंसर होगा नो इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों जिंक और एल्यूमिनियम क्या है आपको पता है, we cannot distinguish zinc and aluminium powder with concentrated NaOH, ये इसका कंप्लीट आप आंसर लिख देंगे। फिर y का रीजन तो आपको देना ही है, रीजन का ही तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं होगा, एज बोथ आर एम्फोटरिक, दोनों जिंक भी एंड एल्यूमिनियम भी दोनों हैं क्या हैं एम्फोटरिक हैं, एम्फोटरिक हैं तो मींस दोनों के दोनों सेम बिहेव करेंगे, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, तो यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मी एनी वन ऑफ द मेटल्स शुड नॉट बी एम्फोटरिक,
दोनों ही एम्फोट्रिक लिए गए। अगर इन दोनों में से एक भी एम्फोट्रिक ना होता, एम्फोट्रिक का मतलब कि उन चारों में से ना होता, जो हम पढ़ते हैं लेड, एल्यूमिनियम, टिन या जिंक, ये सब ना होते, तो इनमें से कोई एक भी अगर होगा तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, गिवन डाटा के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट में कैल्शियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द सॉल्ट सॉल्यूशन, ये हम कर सकते हैं। तो यस इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो अब आपको रीजन देना है। तो ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट में डालती हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NH4H, अगर मैं इसको कैल्शियम में डालती हूँ तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम के साथ इसकी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी, तो नो PPT is formed, no PPT is formed in case of calcium नाइट्रेट। चाहे हम एक्सेस में भी डाल देंगे NH4OH तब भी नहीं बनेगा, और डिस्टिंग्विश तभी तो कर पाएंगे जब डिफरेंस आएगा। और सेकंड केस में जब हम लेड नाइट्रेट ले लेंगे, यानी कि PbNO3 ट्वाइस हम ले लेंगे और NH4H के साथ हम इनको रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगी, PPT बनेगी। किसकी बनेगी, लेड हाइड्रोक्साइड, PbOH ट्वाइस की PPT बनेगी, और साथ में आपके पास 2NH4NO3 नाइट्रेट बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट साथ में सॉल्व हो जाएगा। अब जो ये PbOH ट्वाइस है, इसकी प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पर इसकी व्हाइट चौकी प्रेसिपिटेट, चौकी व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट आती है। तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कलर्स प्रेसिपिटेट के जरूर याद करने हैं और लिखने भी हैं प्रॉपर। सेकेंड पार्ट में आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, तो वो तो आपको आता भी होगा। थोड़ा सा हम जल्दी से बना लेते हैं कि अगर हमने वाटर का बनाया तो ऑक्सीजन का बनाएंगे और दोनों तरफ HS ले लेंगे, तो ऑक्सीजन का हम डॉट ले लेते हैं, तो डॉट में आ गया, एक क्रॉस आ जाएगा, H आ गया, एक क्रॉस आ गया, H आ गया, ये वाटर हो गया। वाटर के साथ जब हमने H+ यानी कि H+ को ऐड किया तो हाइड्रोनियम बन जाएगा। हाइड्रोनियम बनने के लिए ऑक्सीजन बीच में ही रहेगा, एक तरफ का आप ले सकते हो, एक हमारे पास डॉट ही रहा, इधर भी एक डॉट ही रहा, और दूसरा वाला जो लोन पेयर है वो शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ हमारे पास फिर से H आ जाएगा, तो यानी कि 2 H ऑलरेडी थे, एक H और आ गया। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये हमारा आफ्टर रिएक्शन वाला मैंने देने, इसके ऊपर प्लस का जरूर देना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3O+, तो प्लस हमने जरूर ऊपर देना है हाइड्रोनियम आयन के लिए। आप बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन दोनों भी दिखा सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है, बट आई थिंक इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। In third part, give balanced equations for the following. A part, laboratory preparation of ethyne from calcium carbide. तो इसके आपने बैलेंस्ड इक्वेशन देनी है। कैल्शियम कार्बाइड में CaCO2 प्लस 2H2O हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बनना क्या है, यहाँ पर एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा CaOH ट्वाइस, और मेन जिसकी रिएक्शन है C2H2, क्या बनाना था हमने इस रिएक्शन के अंदर, इथाइन बनाना था। इथाइन यानी एसिटिलीन भी आप लिख सकते हो, एसिटिलीन भी इथाइन ही होता है, या फिर आप इथाइन ही लिख दीजिए। और जब भी हम ऐसी रिएक्शन देंगे तो साथ में थोड़ा सा भी आप इसकी रिएक्शंस के बारे में कंडीशंस वगैरह भी साथ में प्रिपेयर करके लिख सकते हैं। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू इथाइल एसीटेट। बी पार्ट में इथाइल एसीटेट बनाना है और एसिटिक एसिड यूज करना है, यानी कि CH3COOH एसिटिक एसिड यूज किया हमने, साथ में इथाइल एल्कोहल, तो OH लेंगे हम C2H5 के साथ, इथाइल एल्कोहल हो गया यानी इथेनॉल हो गया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बाद होने के बाद इथाइल एसीटेट बन जाएगा, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे CH3COO। अब क्योंकि ये इथाइल है यानी कि एस्टर बन रहा है, तो यहाँ पर साथ में C2H5 बन जाएगा और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो चीज बन रही है इथाइल एसीटेट, ये एस्टर है। एस्टर आप सबको पता है प्लेजेंट फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं एस्टर्स, इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन के लिए ये आपको लिखना है। सी पार्ट में लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आ रही है। नाइट्रिक एसिड में हम KNO3 को ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारा 200 डिग्री सेल्सियस से नियर अबाउट टेम्परेचर रहता है, लिखेंगे हम KHSO4, 180 से 200 के बीच का टेम्परेचर हम इसमें लेते हैं, साथ में हमारा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस देनी है, KNO3 को हम नाइट्रे भी कहते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही लेना है। KNO3 की जो हम रिप्लेस करके NaNO3 भी ले सकते हैं, इधर ऑफ द टू रिएक्शंस यू कैन गिव। Na-Na3 को हम चाइल्ड सल्फेटर कहते हैं, चाइल्ड सल्फेटर भी ले सकते हैं। रिएक्शन यही रहेगी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका यही टेम्परेचर 200 के आसपास NaHSO4 बन जाएगा, अलॉन्ग विद जिसको हमने बनाना था इसके अंदर नाइट्रिक एसिड।
फोर्थ पार्ट आता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ए पार्ट में एन एल्केलाइन गैस विच प्रोड्यूसेस डेंस व्हाइट फ्यूम्स व्हेन रिएक्टेड विद HCl गैस। तो कौन सी है जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स देती है? आप सबको पता है अमोनिया गैस हम लेते हैं वाटर के साथ, तो जब हम अमोनिया को वाटर में डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? NH4OH बन जाता है। तो यहाँ पर NH4OH जब भी हम HCl के पास लेकर आएंगे उसकी फ्यूम्स निकलेंगी, वो अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स होती हैं। जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकल रही हैं वो अमोनियम क्लोराइड की होती हैं, साथ में वाटर भी बनता है। बी पार्ट में आपने अल्कलाइन गैस का नाम देना था, रिएक्शन नहीं भी देंगे तब भी हो जाएगा। NH4OH अमोनिया से बन रही है। एल्केलाइन आपको पता ही है अमोनिया की नेचर एल्केलाइन ही होती है। बी पार्ट में एनायन प्रेजेंट आपने बताना है, ये ए पार्ट था। बी पार्ट में कौन सा एनायन प्रेजेंट है इन द सॉल्ट विच प्रोड्यूसेस अ गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl। तो कौन सी गैस हो सकती है यहाँ पर? सल्फाइड। मतलब आपने एनायन का नाम लिखना है तो आप S2- सिर्फ इतना भी दे देंगे तब भी हो जाएगा, बट आप प्रॉपर रिएक्शन याद करेंगे तभी तो आपको याद रहेगा कि किस केस में क्या बन रहा था। तो 2HCl के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा और साथ में आपके पास H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी, जिसकी जो रॉटन एग की स्मेल होती है। ऐसे केटायन एनायन की प्रेजेंस वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी वीडियो में कवर किए हुए हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। लास्ट ईयर ये मैंने इस साल के जब एग्जामिनेशन हुए थे तब बनाई थी, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। सी पार्ट के लिए पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? उनमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सबको पता है आयॉन्स होते हैं तभी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम लिखेंगे मोस्टली उनके पास क्या होते हैं? फ्री मोबाइल आयंस। फ्री मोबाइल आयंस अगर होंगे तभी कोई चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगी। अगर पार्शियली होंगे तो वो वीक रह जाएगी, और अगर नहीं होंगे यानी कि मॉलिक्यूल से ज्यादा होंगे तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं। ये चीज आपने बहुत ध्यान से करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है। आई होप जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हैं दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। Best of luck from my side. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.